हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय भूगोल मॉडल पेपर नंबर 6 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 से लेकर के 5 तक हल करवा दिए हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। साथियों, आपकी परीक्षा है 20 मार्च की होने वाली है और आपका जो 20 मार्च का दिन है वो पूरी साल की मेहनत 3 घंटे और 15 मिनट के अंदर आपको समेटनी है। और जब आपका रिजल्ट आए तो हमें रिजल्ट चाहिए कितने 56 में से 56 नंबर आपके आने चाहिए। लेकिन अब जितने भी आपने दिन बचे हैं, जितने भी आपने पहले मेहनत की है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और है वापस से रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए ही ये मैं मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूँ। आप रिवीजन जरूर देखिए। फ्री टाइम के अंदर अन्य विषय वस्तु को नहीं देख करके अपने मॉडल पेपर देखिएगा, आपको अच्छा फायदा होगा। साथियों, इसके अलावा आपके हिंदी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य, भू राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, इंग्लिश, इनके मॉडल पेपर हमने हल करवाए हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा हमने ग्रुप बनाए हैं आरबीएससी क्लास 6 से 12, उसके अंदर मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक यानी जो पूरी भूगोल की पुस्तक है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको उसके अंदर डाल दूंगा। और उस जो परीक्षा से यानी 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपको मैं 2 पीडीएफ भेजूंगा, उनको आप पढ़ करके जाना। निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा होगा। एक शेखावाटी मिशन और एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो प्रश्न बैंक बुक आती है हो मैं पीडीएफ आपको दिला दूंगा। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकृष्ट कारक है। तो प्रवास को जो प्रभावित करने वाला प्रतिकृष्ट कारकों में प्राकृतिक विपदाएं आती है, बेरोजगारी आती है, प्रतिकूल जलवायु भी आती है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा है त्रिभुजाकार आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार के देशों में प्रतिरूपी है। तो किस प्रकार के देशों का प्रतिरूपी है, तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है वो अल्प विकसित देश है, उनका ये प्रतिकारी होता है या प्रतिरूपी होता है। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है आपसे मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस संकल्पना पर आधारित है। तो मानव विकास की अवधारणा सतत पोषणीयता, दूसरा ऑप्शन है उत्पादकता, तीसरा है सशक्तिकरण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अर्थात मानव विकास की अवधारणा सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण पर आधारित है। तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। आगे चौथा सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है जो रोपण कृषि है साथियों। रोपण कृषि का विकास है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। आगे पांचवा सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित कौन सा क्रियाकलाप आता है, तो आप सभी को पता होता है जो विश्वविद्यालय अध्यापन होता है वो किस सेक्टर से संबंधित होता है, चतुर्थ सेक्टर यानी चतुर्थ श्रेणी से संबंधित होता है। नेक्स्ट है छठा सवाल किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रेल मार्गों का है वो संघनतम घनत्व पाया जाता है, तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1974 में प्रकाशित जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है साथियों आपके शुमाकर। कौन है, शुमाकर है इसके लेखक है। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं किस राज्य के अंदर है, तमिलनाडु नामक राज्य के अंदर स्थित है। आगे आपसे 9वां सवाल पूछा है यहाँ पर कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में किस जनजातीय समुदाय का आवास है। तो इस क्षेत्र के अंदर साथियों आपके जो गद्दी जनजातीय समुदाय का क्या है, आवास
है। अब आपसे दूसरा सवाल रिक्त स्थान पूछा है, तो यहाँ पर आपको पहला रिक्त स्थान पूछा है कि संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो कौन सा वाद करता है साथियों? जो नवनिश्चयवाद होता है और संकल्पनात्मक ढंग से है संतुलन स्थापित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो इस खाली स्थान के अंदर आपको भरना है नवनिश्चयवाद। दूसरा आपसे पूछिए खाली स्थान, मानवीय बस्तियों को बनाए रखने के लिए जो संपर्क अत्यंत आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा मानवीय बस्तियों को जो बनाए रखने के लिए किसका संपर्क अत्यंत आवश्यक होता है? नगरीय ग्रामीण का, और नगर और ग्रामीण का दोनों का संपर्क अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा है जल संभर प्रबंधन के लिए अखारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से चलाया गया था? तो इसका सही आंसर है अलवर जिले से चलाया गया था। किस जिले से चलाया गया था? आपके अलवर जिले से ये चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का नाम है अखारी पानी संसद कार्यक्रम। अखारी पानी कार्यक्रम जो संसद कार्यक्रम है वो कहाँ से चलाया गया? अलवर से चलाया गया। ऐसे अखारी, अखारी से ऐसे अलवर। तो अखारी पानी संसद कार्यक्रम किस जिले से चलाया गया? याद रखना अलवर जिले से चलाया गया है। नेक्स्ट है चौथा ये नंबर, ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसा होता है? स्थान विशिष्ट होता है। ठीक है साथियों, आगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है रेड जेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा किस पर जोर दिया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा है कि रेड जेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होना है मानव जो भूगोल की रेड जेल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, रेड जेल द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया है। किस पर? संश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया। आपको इतना याद रखना है, किस पर? संश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा है आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो आर्थिक क्रिया के कितने वर्ग है? तो आपको याद रखना है 4 वर्ग है। कितने वर्ग है? 4 वर्ग है। पहले वर्ग का नाम क्या है? प्राथमिक वर्ग। दूसरे वर्ग का नाम क्या है? द्वितीयक वर्ग। और तीसरे वर्ग का नाम क्या है? तृतीयक वर्ग। और चौथे वर्ग का नाम क्या है? चतुर्थक वर्ग। याद रह जाएगा, 4 वर्ग है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आपसे पूछा है तीसरा सवाल, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित 2 नदियों के नाम लिखने हैं। तो इसका सही आंसर होगा गंगा और यमुना। ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से होते हैं? सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग है चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग होते हैं। पहला कौन सा? बोलो। चमड़ा उद्योग। दूसरा लुगदी उद्योग। तीसरा कागज उद्योग। चौथा यहाँ पर आपके वस्त्र उद्योग। और पांचवा है रसायन उद्योग। तो चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, वह कागज उद्योग एक ही चीज है। वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग ये क्या है? आपकी सर्वाधिक प्रदूषित जल उद्योग है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेता हूँ। जल की उपलब्धता किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है? अच्छा सवाल है, पढ़ करके जाना है। जो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है साथियों, और व्यक्ति उन क्षेत्रों में बसने का प्राथमिकता देता है जहाँ जल आसानी पूर्वक उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों व नौ संचालनों में भी किया जाता है। इसी कारण नदी घाटियाँ दुनिया के सबसे संघन आबाद क्षेत्र है। ठीक है। तथा प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी कहाँ होता है? नील नदी घाटी तथा सिंधु नदी घाटी की जल की उपलब्धता के कारण हुआ था। तो इसका ही कारण है जन घनत्व को प्रभावित करता है। पांचवा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? इसका प्रमुख महत्व क्या है? तो देश का नाम तो मैं बता दें, जो भूटान एकमात्र देश है विश्व का ऐसा देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की क्या है? प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया। कौन सा देश है? आपके भूटान है। ठीक है।
इसके अलावा ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, भूटान के लोगों ने अपने पर्यावरणीय अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास में होने वाले संभावित हानि को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया। और इसका साधारण अर्थ यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता लोगों की विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब साथियों में इंपॉर्टेंट प्रश्नों जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी चर्चा कर लूँगा। बाकी इनकी पीडीएफ है आंसर सहित आपको हमारे ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12 के अंदर भेज दूंगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। आगे 7वां विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल लगाइए, विश्व व्यापार संगठन के बारे में याद करके जाना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में अच्छी तरीके से याद करके जाना है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, पतनों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। पतनों के विभिन्न प्रकार आपको बताने हैं। तो साथियों, जो 9 भार के अनुसार पतन के निम्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर औद्योगिक पतन होते हैं, इसके अलावा वाणिज्यिक पतन होते हैं, इसके अलावा विस्तृत पतन होते हैं। और इनके हम अलग अलग भागों के अंदर बांट सकते हैं। अवस्थिति के आधार पर पतनों के 2 प्रकार होते हैं, अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन। और विशिष्ट कृति कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार पूछे तो यहाँ पर आपको तेल पतन कह सकते हो, मार्ग पतन कह सकते हो, पैकेट स्टेशन कह सकते हो, आंत्रोपो आपके पतन कह सकते हो, नौसेना पतन कह सकते हो। इसके अलावा अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से याद करके जाना। 9वां सवाल है, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या विशेषता होती है, ये तो आप लिख भी सकते हो। सिंपल सा ही सवाल है कि ग्रामीण बस्तियों के जो मुख्य रूप से लोग क्या करते हैं, कृषि और पशुपालन पर आधारित होते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के लोगों की क्रियाएं गाँव से बाहर तक फैली हुई होती है। इन बस्तियों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधाएं क्या होती है, कम। इन बस्तियों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम। ग्रामीण बस्तियों में मकान बिखरे हुए होते हैं। तो ये होती है ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषता। 10वां सवाल है, जनसंख्या वृद्धि का आधारभूत घटक कौन कौन से हैं। तो इसके 2 घटक होते हैं, एक प्राकृतिक वृद्धि होता है, एक अभिप्रेरित वृद्धि होता है। ये इसके 2 घटक होते हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से लिख करके आना परीक्षा के अंदर। ठीक है, आगे प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम, प्रवास के आपको आर्थिक परिणाम लिख करके आना है, क्या क्या आर्थिक परिणाम होते हैं प्रवास से। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायी कारणों के लिखिए। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। ग्रामीण बस्तियों से संबंधित एक सवाल आएगा। 13वां सवाल है, भारत में लौह धातुओं के नाम बताइए और उनके स्थानिक वितरण की विवेचना भी कीजिए। तो भारत के अंदर जो लौह धातुओं के आपको नाम बताने हैं, तो जैसे अपन बता सकते हैं, वह सभी प्रकार के खनिज जिसमें लोहे का अंश उपस्थित हो अलोहे धातु में कहलाती है, या अनुपस्थित हो। ठीक है, यहाँ पर अलोहे पूछा, लोहे नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जिसमें लोहे का अंश उपस्थित हो तो वह तो होता है लोहे धातुआं, और लोहे का अंश उपस्थित नहीं होता है उसे कहते हैं अलोहे धातुएं। तो देश में बॉक्साइड हो गया, तांबा प्रमुख अलोहे धातुएं हैं, बॉक्साइड और तांबा। फिर बॉक्साइड का उत्पादन कहाँ होता है, आप सभी को पता है, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर बॉक्साइड का। तांबे की बात करें तो यहाँ पर झारखंड के सिंहभूमि जिले के अंदर तांबा होता है, मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान झुंझुनू अलवर जिलों के अंदर क्या होता है, तांबा होता है। आगे सुखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। ठीक है, सुखा जो संभावित कार्यक्रम है ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। किस चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। बाकी इसके अतिरिक्त आपको जो आ रहा है वो लिख करके आना है। भारत में निर्यातों को संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। ठीक है, 16वां सवाल है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक और पर्यटन को आकर्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके जाना एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 17वां है, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना। पाइपलाइन परिवहन के लाभों का वर्णन कीजिए, करवा दिया है, बहुत सरल सा सवाल है। ठीक है, विनिर्माण किसे कहते हैं, आकार पर आधारित जो आपके विनिर्माण उद्योगों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, आप इसको सही तरीके से देख करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देश में भूमि जो उपयोग वर्गीकरण की व्याख्या करना है, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों के वर्णन कीजिए। ठीक है,
अब आपसे जो मानचित्र पूछेंगे यहाँ पर है बर्मिंघम, केप टाउन, सिडनी, चेन्नई। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है कहाँ पर है। बर्मिंघम कहाँ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बर्मिंघम है। ठीक है, यहाँ पर भारत के अंदर चेन्नई यहाँ पर है, आप सभी को पता है। केप टाउन यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है। और इसको आप सुबह सुबह देख करके जाना है। सिडनी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सिडनी आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हो ये कांदला बंदरगाह कहाँ है, बताओ ये कांदला कहाँ है, बताओ कमेंट बॉक्स के माध्यम से। पारदीप कहाँ है, किस राज्य के अंदर है। विशाखापट्टनम किस राज्य के अंदर स्थित है, बताओ फटाफट, आता है कि नहीं आता आपको। फिर मारमगो इंपॉर्टेंट है, ये देखो छोटा सा स्थान है मारमगो, कांदला, पारादीप और विशाखापट्टनम, चारों स्थान भारत के किस किस राज्य में। चित्र आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। ठीक है, तो साथियों ये था छठा मॉडल पेपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और किसी भी प्रकार का अगर आप सवाल पूछना चाहते हो तो बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिख सकते हो, उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। तो साथियों नेक्स्ट हम 10 मॉडल पेपर इस प्रकार से हल कर देंगे, इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप के अंदर भेज देंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का है प्रश्न बुक भी भेजने वाले हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको अच्छा फायदा होगा। और 20 मार्च को निश्चित रूप से अधिकतर सवाल उस जो हम प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बुक भेज रहे हैं पीडीएफ के रूप में, उसमें से आना संभावित है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।